हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जूलॉजी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की जूलॉजी का पार्ट है ये। और हमने फर्स्ट पार्ट पहले कवर कर लिया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर आप जल्दी से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हमने कल जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, ओरिजिन और बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था कल। तो आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मोर डेवलप्ड देन प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे आर बिलीव टू हैव बीन इवॉल्व। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी उनसे ज़्यादा मॉडिफाई होती हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स, तो हम कह सकते हैं कि ये इवॉल्व हो चुकी है, मतलब इनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, दे आर इवॉल्व टू हैव डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। अब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती थी, मतलब ये सेल है, जैसे अगर मैं आपको एक सेकेंड बताऊं तो जैसे हमारी ये सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन था, मतलब ये सिंगल मेम्ब्रेन था। ओके, राइटिंग थोड़ी खराब आएगी, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन था। बट जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल बेसिकली डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन, ये इसके बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक। ओके, तो आप समझ जाओ इसमें अब डबल मेम्ब्रेन आ चुकी है, तो ये इवॉल्व हुआ है, इसने अपनी जनरेशन चेंज कर लिया। ओके, इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो उसमें है द प्राइमरी मेम्ब्रेन आर द वन ऑफ दैट सराउंड द सेल called plasma membrane और secondary membrane surround the nucleus other than cellular organelles। तो एक तो दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन क्या कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा जो है उसमें प्रेजेंट उसको कवर कर रही है, और दूसरा ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट थी। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स अगर इन प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स में हमारी पाई जाती है। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टर स्केच। तो अब इनके कुछ मतलब इनकी कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। अगर नंबर जो होता है, नंबर फर्स्ट हमें पढ़ना है, एक कैरेक्टर होता है नंबर। इन मल्टी cellular organism the number of cell are correlated with the body size. The human blood contain about 30 quadrillion 3 into 10 की power 15 corpus, and a 60 kg human being has about 60 into 10 की पावर 14 सेल्स। मतलब कि जो नंबर जो है ना सेल का वो वेरी कर सकता है, जैसे कि ब्लड सेल में कितनी क्वाड्रिलियन सेल्स होती हैं, 30 क्वाड्रिलियन सेल्स। क्वाड्रिलियन का मतलब है 10 की पावर में 15, मतलब कि आप देख सकते हो कितना बड़ा नंबर है ये। और वैसे ही इसमें एक एग्जांपल दिया है कि 60 किलो के एक आदमी में 60 इंटू 10 की पावर 14 सेल्स पाई जा सकती हैं। ठीक है, ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट एंड देन बिकम मल्टीसेलुलर बाय माइटोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब इसमें क्या, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, सिंपल सी चीज़ है। हम पहले एक जाइगोट जो था हमारा सिंगल सेल जाइगोट था। ठीक है, उसके बाद वो पहले सिंगल सेल था, ये सिंगल सेल्ड है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिवीजन हुआ, वो मल्टी सेलुलर बना। इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बन गई। ठीक है, तो एक सिंगल सेल से हम पूरे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अब हम एनिमल सेल के बारे में अगर बात करें तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरी एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास लाइसोसोम्स, राइबोसोम, सीलियम, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर प्रोड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेकेंडरी वेसिकल्स, गोल्जी अपैरेटस, पेरिक्सोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो इसको हमें एक मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो इनकेस तो आप ले सकते हैं सेम नोट्स। अब हम शेप के बारे में पढ़ते हैं। नंबर हमने देख लिया, फर्स्ट कैरेक्टर। अब हम शेप के बारे में पढ़ते हैं। अ सेल में बी स्फेरिकल, सेल कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, ओवल शेप्ड की हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है, कॉलमनर, स्पिंडल लाइक, इरेगुलर। तो ये सारी शेप हो सकती हैं एक सेल की। ठीक है, दस द सेल एक्वायर अ वेराइटी ऑफ शेप नॉट ओनली इन वेरियस ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बोल रहा है कि जो सेल की शेप है वो वेरी कर सकती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर एक प्लांट है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ अलग तरीके की एंड
जो हमारा एनिमल है उसमें अलग तरीके की सेल्स पाई जा रही हैं। ऑल्सो सेम ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की और शेप की सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इसमें यही बताया गया है, the shape of cell is correlated with its function, like the shape of the muscle and nerve cells are well adapted to their function। मतलब कि जो सेल की जो शेप होती है वो बेसिकली उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का फंक्शन कर रहा है, उस टाइप की उसकी सेल होगी, ठीक है। Many factors such as cell function, age of cell, presence or absence of the cell wall, viscosity of cytoplasm are responsible for their various shape of cells। अब जो इसमें बताया जा रहा है कि जो शेप है, सेल की शेप, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। सेल की शेप जो है वो हमारे एज ऑफ सेल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, विस्कोसिटी पर, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। क्या? शेप डिपेंड कर रही है किसकी? सेल की। ओके, तो यही बताया इसमें। अब साइज की बात कर लेते हैं। द मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज माइक्रोस्कोपिक एंड देयर साइज रेंज क्या हो सकती है उसकी? 10 to 100 माइक्रोमीटर, 10 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में सेल की जो रेंज है साइज की वो वेरी कर सकती है। स्पोरोजाइगोट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट Plasmodium vivax is among the smallest cells having equal size to 2 micrometer long। मतलब कितना साइज बताया गया है? 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी सेल है वो कौन सी है? स्पाइरोजॉइड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट की है, और वो कितनी, क्या साइज है उसका? 2 माइक्रो लॉन्ग, ठीक है। अब सबसे बड़ी सेल की बात करें तो वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का एग। वो सबसे बड़ी सेल होती है जो कि वेरी करती है 175 to 120 mm, ओके, माइक्रोमीटर। उसके बाद नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट। नर्व सेल्स जो होती है हमारी, वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। साइज ऑफ इट्स फाइबर टू बी फ्यू इन लॉन्ग। ह्यूमन सेल्स जनरली रेंजेस फ्रॉम, ह्यूमन सेल्स कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती हैं? 20 to 30 माइक्रोमीटर, ओके। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा ये है साइटोप्लाज्म। मतलब ये है हमारी क्या? ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या ये हमारी सेल मेम्ब्रेन? तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। फर्स्टली इसमें हमारा है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ एंड देन आप, सबसे पहले तो एक साइड हमारी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दूसरा साइड हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो बाहर का, ये आउटर एरिया, ठीक है। ये आउटर हो गया और वो हो गया इनर, ये वाला हो गया इनर, ओके। और देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोफिलिक हेड्स मतलब कि जो लिक्विड लविंग होते हैं, ठीक है, जो लिक्विड के पास रहना पसंद करते हैं वो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की साइड। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इधर, जो कि फॉस्फोरस और लिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। एंड ऑल्सो हाइड्रोफोबिक टेल्स मतलब कि जो लिक्विड से दूर रहती है वो होती है हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन मतलब कि जो सेल वॉल हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन का, ओके। और ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन चैनल्स, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है। तो कंपोनेंट ऑफ सेल, 3 मेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मेन कंपोनेंट यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर फर्दर हैव सेवरल कंपोनेंट्स, वेरियस सेल कंपोनेंट आर डिस्कस्ड बिलो। तो जो हमारा क्या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है उसके भी फर्दर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बेसिकली हमारा ओके, सो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला इज अ थिन इलास्टिक, कैसा है? थिन इलास्टिक लिविंग कवरिंग दैट सराउंड्स द सेल, keeping the cell content in a place and provide shape to the cell and control transfer of material across its composed of lipid and protein complex। तो बेसिकली जो हमारी
सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है प्रोटीन एंड लिपिड की। ओके, प्रोटीन एंड लिपिड की हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। ऑल्सो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है डबल होती है, तो ये हमारे को सपोर्ट देती है, किसको, सेल को सपोर्ट देती है। तो इसका ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। और शेप प्रोवाइड करा रही है। ओके, इट लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, इट लैक्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। पीछे हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन थी उसमें मीजोजोम प्रेजेंट था, जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को स्टोर कर रहा था। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर लैक होता है, मतलब कि यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। लैक का मतलब है यहाँ पर नहीं होता, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारा। इन मेनी प्रोटिस्ट एंड एनिमल इट अलाउ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस को ये अलाउ करता है। ये दो प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आपको सिर्फ याद कर लेना है कि ये जो सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को अलाउ करती हैं। इन सर्टेन प्रोटिस्ट, मेनी फंगाई, ऑल प्लांट्स, द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अ थिक रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट सपोर्ट द सेल। अब हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट में बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है ऊपर, वो होती है थिक, ओके, और नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है, नॉन लिविंग, ठीक है। तो नॉन लिविंग होती है, और ये क्या करती है, ये बेसिकली ये भी सपोर्ट ही प्रोवाइड करा रही है, सपोर्ट के लिए होती है ये भी, और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। और ये किसमें, एनिमल में ये एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी रिजिड होती है, ठीक है। In prokaryotic cell surrounded the plasma membrane has different structure in comparison to eukaryotic cells। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो यहाँ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ही डिफरेंट है, ये बोला गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। द साइटोप्लाज्म और द साइटोसोम इज a semi fluid homogeneous translucent ground substance known as cytoplasmic matrix। तो अब जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड है, होमोजीनियस है, ट्रांसल्यूसेंट ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक। और साइटोजोल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिकली जो हमारी ये सेल है, ठीक है, सेल है, और ये हमारा है न्यूक्लियस। तो जो साइटोजोल, जिसको हम साइटोजोल कह रहे हैं, वो है यहाँ पर प्रेजेंट, ओके। ये पूरा साइटोजोल है, दिस इज आर साइटोजोल। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ओके। समझ आया, आई होप यू अंडरस्टैंड, सॉरी, ओके। सो नेक्स्ट, in the protozoan cell the outer firm layer of cytoplasm is ectoplasm and the inner central fluid mass is called endoplasm। तो जो बाहर की साइड जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एक्टोप्लाज्म, जो अंदर की साइड प्रेजेंट है उसको एंडोप्लाज्म। द साइटोजोल शो साइक्लोसिस और द स्टीमिंग मूवमेंट। द यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म हैड फॉलोइंग फीचर। अब देखो, जो हमारा ये सेल था, इसके अंदर था न्यूक्लियस, ओके। ऑल्सो यहाँ पर हमारा साइटोजोल था। तो साइटोजोल जो है वो साइक्लिक मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक मूवमेंट भी कर रहा है। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं कि हमारा ये साइक्लोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये साइक्लोसिस का मूवमेंट यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। अब हम ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन इन सम केसेस आर नोन एज ऑर्गेनेलीज, ठीक है। तो इसमें हमारी जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होती क्या है बेसिकली, ओके, लेट मी सेलेक्ट अ पेन, ओके। हमारी ये सेल है, ठीक है, इसकी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियस है। तो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं कुछ इस तरीके से साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, ये बेसिकली ये हमारे सेल की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रही हैं, ठीक है, और सेल को ग्रोथ कराने में हेल्प कर रही हैं। अब ये कौन कौन सी सकती हैं,
ऑर्गेनेलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड, वैक्यूल्स आर ऑर्गेनेलीज दैट कैन बी ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में हम उसको देख सकते हैं। वाइल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, राइजोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोबॉडीज कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम ये वाली चीज़ें देख सकते हैं। दीज ऑर्गेनेलीज आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। तो इन ऑर्गेनेलीज को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे। The cells having cilia and flagella at their basal bodies at the base are called cytoplasm, while the rest of its part extend out of the cytoplasm. These organelles are chondria. Okay. तो सेल के पास जो है सीलिया और फ्लैजिला और बेसल बॉडीज उसके बेस पे प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के, ठीक है, जो कि एक्सटेंड होती है कहाँ तक, साइटोप्लाज्म तक। ओके, दे प्रोड्यूस द एनर्जी एंड रिजर्व। ओके, एक सेकेंड। तो माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ से पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया हमारी फर्स्ट ऑर्गेनेली है जिसको हम पढ़ेंगे। द रॉड लाइक और ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर scattered इन द साइटोप्लाज्म आर फाउंड सिंगल इन और इन अ ग्रुप। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ग्लोबुलर शेप का हो सकता है, रोड लाइक हो सकता है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है और ग्रुप में भी मिल सकता है। दे बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन, जो कि बाउंड होता है लिपोप्रोटीन से, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन गिव आउट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर known as cristae which is partially subdivided into chamber of the mitochondria। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर पे पहले आपको लेके चलूँ तो ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो फर्स्ट इसने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल लेयर है। तो आप देख सकते हो, आपको डबल लेयर यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, डबल लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही जो इनर फोल्डिंग है, आप देख सकते हो कि जो इनर लेयर है वो ऐसे करके फोल्डिंग बना रही है, मतलब कि फोल्ड हो रही है कुछ लाइक इस तरीके से। तो वो क्या है, क्रिस्टी, वो है क्रिस्टी। अब उससे ही, इस क्रिस्टी से ही हमारे क्या बन रहे हैं, चैम्बर भी बन रहे हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ओके, द इनर गिवेट्स, हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। ऑन द इनर सरफेस ऑफ द क्रिस्टी प्रेजेंट मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स ऑक्सोसोम्स दैट आर रिलेटेड टू फॉस्फोराइलेशन। तो सेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। उससे वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सोसोम प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, जो क्रिस्टी हमने बताई, जो मैंने आपको क्रिस्टी के बारे में बताया था, जो कि इनर वॉल पे प्रेजेंट होती है क्रिस्टी, उसके ऊपर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड इट्स ल्यूमेन इज फिल्ड विद द mitochondrial matrix. Both membrane and matrix contain many oxidative enzymes and coenzymes. Since mitochondria contain DNA molecule and ribosomes, they are synthesize certain proteins. अब वापस से चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पर। तो आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके बीच में, दोनों लेयर के बीच में खाली जगह होती है, वहाँ पर होता है हमारा क्या, हमारा फ्लूइड भरा हुआ होता है, उधर हमारा मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, खुद का डीएनए वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं होता डीएनए के लिए, वो खुद ही कर लेता है। ऑक्सोसोम, ये देख सकते हैं आप, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो कि फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, F0 पोर्शन एंड F1। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है 70S का राइबोसोम्स, ठीक है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70S वाला होता है। ओके, एंड बैक टू द जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद की भी प्रोटीन सिंथेसिस को करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स 9+0 की अरेंजमेंट होती है इनकी। देयर आर क्लियर जोन अराउंड सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। दैट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर। इसमें इंक्लूड होता है स्पेशलाइज्ड पोर्शन साइटोप्लाज्म का, जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इट्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड काइनोप्लाज्म। इसके मैट्रिक्स को, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम काइनोप्लाज्म बोलते हैं। दैट बियर 2 राउंडेड बॉडीज, जो कि जिसके पास होती है 2 राउंडेड बॉडी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 फिबुलर यूनिट्स। मतलब कि ये एक सेंट्रियोल है तो इसके पास 9 फिबुलर यूनिट्स हैं, ओके। ऑल्सो एक फिबुलर यूनिट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं। जैसे कि मैंने ये एक फिबुलर ट्यूबुली बनाई, तो इसमें 3 माइक्रोफिब्यूल्स होते हैं।
Both centrioles are arranged at the right angle to the each other. Centriole form the spindles of the microtubules at the time of cell division. तो ये इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, ये राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से. ऑल्सो इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है जब सेल डिवीजन होने वाली होती है सेल के अंदर. सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेल एंड द स्पिंडल्स आर फॉर्म विदाउट देयर हेल्प. बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं. प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं. जो स्पिंडल्स होते हैं वो बिना सेंट्रियोल की हेल्प से बनते हैं प्लांट सेल में. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पढ़ा दिया है. अब हमारा ये लास्ट है गोल्जी बॉडीज. देयर आर स्टैक ऑफ फ्लैटेंड parallel arrangement CC and vesicles found in association of endoplasmic reticulum. तो गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज़ कुछ इस तरीके की दिखती हैं. इसमें आपको फ्लैटेंड और कुछ फिंगर लाइक सा दिख रहा होगा, इस तरीके की होती हैं. दे कंपोज ऑफ मैनी लैमेली ट्यूब्यूल्स वेसिकल एंड वैक्यूल्स. इसके अंदर आपको जो है लैमेले मिल जाएगा, ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे, वेसिकल्स और वैक्यूल्स मिल जाएंगे. देयर मेम्ब्रेन आर सपोज टू बी ऑर्गेनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन. जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होती हैं. इन प्लांट सेल गोल्जी अपैरेटस इज कॉल्ड, प्लांट सेल में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोल सकते हैं डिक्टियोसोम्स दैट सिक्रीट क्या निकालता है वो मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जो कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. तो समझ में आ गया होगा आपको. इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ हार्मोन, एंजाइम एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल्स. तो जो स्पर्म में एक्रोसोम होता है वो भी कौन हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में, किस, गोल्जी बॉडीज रिलीज करती है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल्स. ओके, तो कुछ इस तरीके की होती हैं. इनमें जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्रिस्टी बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, ल्यूमिन प्रेजेंट होता है. ऑल्सो न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स जो कि बर्ड लाइक होते हैं, जो कि आगे जाके गोल्जी बॉडी बन जाते हैं अलग से, सिक्रीटरी वेसिकल्स. तो इस तरीके से ये होता है. ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा. एंड इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले कल आपको मिल जाएगा अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं तो. एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सपोर्ट करें एंड अपना सिलेबस कंप्लीट करें. थैंक यू.